आप देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो आप। बेटा, चांदनी बहुत अच्छी लड़की है। पहले तो मैं उसे जानती नहीं थी, मगर अब मैं मिल चुकी हूँ उससे। बहुत प्यारी सुलझी हुई है। हाँ कर दो, मुझे उम्मीद है वो जल्द तुम्हें संभाल लेगी। अंजुम बेगम ने बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा। मम्मा, जब कह दिया मैंने नहीं करनी शादी तो नहीं करनी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कितने दिनों से एक ही बात सुनकर वो भी थक गया था, मगर अंजुम बेगम भी कोई मौका हाथ से ना जाने देती। जैसे ही वो घर आता उसे पकड़ लेती और समझाने बैठ जाती। मगर कब तक? सारी ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजरेगी। एक इंसान के मर जाने से ज़िंदगी रुक थोड़ी जाती है बेटा। मैं भी जानती हूँ, अलीशा बहुत प्यारी, केयरिंग, लविंग थी। तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम्हारे बच्चों की माँ थी। मगर अब उसे कहाँ से लाएं? वो अल्लाह की अमानत थी, उसने ले ली। अपने लिए ना सही अपने बच्चों को देखो। आज तो मैं हूँ, कल को मैं भी ना रही तो क्या बनेगा इन दोनों बच्चों का? वो रूंधे हुए लहजे में बोली। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगाए, और बच्चों को मैं खुद भी देख सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं मुझे किसी की। वैसे भी उस लड़की की तो बिल्कुल नहीं, जो मेरा नंबर लेकर लाइन मारती रही कि अफेयर चल जाए तो शादी हो जाए। मैंने मुंह नहीं लगाया तो आगे मेरे दोस्तों से चक्कर चला लिया। वो संभालेगी मेरे बच्चों को? कभी भी नहीं। वो साफ लहजे में बोला था। मैं मिली हूँ उससे बेटा, वो बहुत प्यारी बच्ची है, साफ दिल वाली, सादी सी। अंजुम बेगम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और वो मानने को। हाँ, सादी। अम्मा भूलिए मत, मैं भी साथ था। देखा था मैंने भी एक नज़र। गांव में रहने के बावजूद कैसी अप टू डेट थी। पटर पटर बोलती जा रही थी, बिना फुल स्टॉप कोमा लगाए। और आप उसे सादा कह रही हैं? सिवाय फैशन के उसे कुछ आता नहीं। गांव की लड़की लाकर मैंने मजाक नहीं बनना। वैसे भी आपको पता है मेरी जॉब का। किसी पार्टी या इवेंट में कह दिया वाइफ को भी लेकर आना तो मैं शर्म से ही ज़मीन में गिर जाऊंगा। ऐसी वाइफ को ले जाकर वो तंजिया हंसा था। अंजुम बेगम सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि वो खुर्शीद साहब चांदनी के फादर से बात कर चुकी थी। उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि असद यूं अकड़ जाएगा। जो भी है, अब मैं बात कर चुकी हूँ असद। अब मैं क्या कहूँ कि मेरा बेटा मान नहीं रहा? वो भी कहेंगे पहले से मालूम कर लेना था ना अपने बेटे की मर्जी। एकदम अंजुम बेगम ने पैंतरा बदला और सख्त लहजे में बोली, क्योंकि नरमी करके देख ली थी, कोई फ़ायदा ना था। वॉट? मामा, आपने मुझसे पूछे बिना ही सब तय कर दिया। वो स्प्रिंग की तरह उछला था। मुझे क्या पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं तो ये जानती थी कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बात मानता है, जैसे कहूँगी मान लेगा। उनके अंदर मान था, और था भी सच। वो माँ बेटा बाद में पहले गहरे दोस्त थे। वो हर बात अपनी मम्मा से करता था। अपने फ़ोन पर आने वाली रॉन्ग कॉल्स का भी बताता और लाइन मारने वाली लड़कियों का भी। एक तो था बहुत हैंडसम, दूसरा आर्मी में था, सो लड़कियां तो दीवानी थी। वो सर पकड़ के बैठ गया था। बेटा, 1.5 साल हो गया है अलीशा को इस दुनिया से गए, और तुम यूँ उदास फिरते हो जैसे आज की बात है। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। मगर मम्मा, मुझसे पूछ तो लेती आप। वो लड़की कोई भी होती, मगर वो गांव की ना होती। उसने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, फिर सोच लो एक बार। फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। मैं इनकार कर दूंगी। शर्मिंदगी तो बहुत होगी, मगर मेरे बच्चे की ज़िंदगी से बढ़कर और खुशी के आगे कुछ नहीं। वो उसका माथा चूमती बाहर निकल गई थी और वो उठकर अलीशा की और अपनी तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ था। यार, कहाँ चली गई हो मुझे छोड़कर? मुझे तुम बिन जीना नहीं आता। मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ। प्लीज़ फिर से लौट आओ कहीं से भी, प्लीज़। मैं कहाँ से ला कर दूँ आयान और शयान को उनकी मम्मा, उनकी अपनी मम्मा? मैं बीवी तो ले आऊँगा, लेकिन मेरा चैन तुम हो, तुम्हें कहाँ से लाऊं? अपना सुकून कहाँ ढूंढूं? वो घुटनों के बल बैठा फूट फूट के रो रहा था। मुझको मेरी दुआ नहीं लगती, मेरे हक में दुआ करे कोई। चांदनी दुरानी अंजुम बेगम के सेकंड कज़िन की बेटी थी। अंजुम बेगम की शादी अपने अब्बा के दोस्त के बेटे से हुई थी, जो कि ऑफिसर थे। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती वो साथ रहती। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पुणे में घर ले लिया था। उनके 2 बच्चे थे, असद और अहमर। असद आर्मी में था और अहमर अभी कॉलेज में था। असद चांदनी का हम उम्र था। बचपन में कभी उनकी दोस्ती थी, मगर फिर दूर होते होते कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया।
बहुत दिनों बाद जब असद अपनी मम्मा के साथ गांव आया था, तब चांदनी ने उसे देखा था। असद की शादी उसकी मर्जी से उसकी क्लास फेलो अलीशा से हुई थी, जो डॉक्टर थी और 1.5 साल पहले अपने 2 बच्चों की पैदाइश पर कुछ वजह से जिंदगी हार गई थी। अलीशा में असद की जान थी। अलीशा के बाद वो बिल्कुल बिखर गया था। अंजुम बेगम ने बड़ी कोशिश की असद की दूसरी शादी कर दी, मगर वो नहीं मानता था। काफ़ी दिनों बाद वो किसी के मरने पर गांव गई थी, तो चांदनी पर नज़र पड़ गई। वो उन्हें इतनी पसंद आई कि उसी दिन खुर्शीद साहब से बात कर आई थी। अब असद सुनकर अकड़ गया था। कहाँ वो MBBS आर्मी ऑफिसर और कहाँ वो जाहिल गांव की लड़की जो खूबसूरत लड़कों पर लाइन मारती फिरती। मगर अब वो मम्मा को भी शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता। मजहर साहब, असद के फादर, किसी काम से गांव जा रहे थे। उसने भी साथ जाने का प्लान कर लिया था। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मम्मा को ओके का इशारा देता वो बाबा के साथ गांव आ गया था। उसकी नज़रें कब से इधर उधर भटक रही थी कि कहीं वो नज़र आए, मगर वो भी गायब थी। काफ़ी देर बैठने के बाद बाबा से बोर होने का कहता उठ गया। बाबा एम बोरिंग, उसके लहजे में साफ उकताहट थी। ओहो बेटा, आज घर में भी कोई नहीं, वरना आपको कंपनी देता। सब अपने अपने कामों पर निकले हैं और हम बूढ़ों की बातों से तो जाहिर है तुम बोर ही होगे ना। खुर्शीद साहब मुस्कुरा कर बोले थे। नहीं अंकल, कोई बात नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, बाहर की तरफ चक्कर लगा आता हूँ, आप लोग बात करें। हाँ ठीक है, जाओ तुम, मगर जल्दी आना, हमें वापसी के लिए भी निकलना है। वो सर सहलाता निकल गया। यूं बेमकसद गलियां नापते और इधर उधर ज़मीनें देखते वो थक गया था। एकदम उसे गुस्सा आने लगा था कि आखिर क्यों आ गया वो बाबा के साथ। अपने गलत फैसले पर पछताते हुए काफ़ी देर बाद वापसी की राह ली थी। वो गुस्से से भरा था, मगर वो मेहमान था और अंकल आंटी के सामने खुद को नॉर्मल जाहिर करना था। वो अपना गुस्सा दबाता घर में दाखिल हुआ था। लाउंज के दरवाजे के साथ ही साइड पर किचन की खिड़की थी, जहाँ से ज़ोरदार कहकहा निकला था। उसे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि चांदनी इस वक्त घर पर मौजूद है। वो यूं ही कुछ सोचता दरवाजे में रुक गया था। या जब तुम्हें कोई मतलब नहीं तो तुम क्यों कर रही हो असद से शादी? सिर्फ इसलिए कि वो आर्मी ऑफिसर है? क्या रफ़त उससे अच्छा नहीं है? रफ़त भी तो सिविल इंजीनियर है, खूबसूरत है, उसकी इतनी अच्छी जॉब भी है। फिर रफ़त बेहतर है या पहले से शादीशुदा 2 बच्चों का बाप? वो जो कोई भी थी, चांदनी पर गुस्सा हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम गलत समझ रही हो। चांदनी की सीरियस आवाज़ उभरी थी। तो ठीक है फिर, तुम्हारे वास्ते रिश्तों की कमी नहीं है, सिर्फ आर्मी में होने की वजह से और शहरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम शादी कर रही हो। उधर तुम्हारी कज़िन समरा भी मरी जा रही है कि असद से उसकी शादी हो जाए, तो उसकी होने दो, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? वैसे वो भी शहरी है, उनकी तरह, वो बेहतर तौर पर उनको हैंडल करेगी। तुम बस रफ़त के लिए हाँ करो। उफ यार, चुप हो जाओ, मेरी भी तो सुन लो। तुम जानती हो नौशी, मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे इस दुनिया से मतलब नहीं है, जो हर रंग में रंग जाती है, जिसे अपनों से ज़्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं हकीकत में ऐसी ही हूँ। बाबा किसी फ़कीर से शादी करेंगे तो मैं उसकी झोपड़ी में भी बस जाऊँगी। रही बात असद की, तो मैं उसे ऑफिसर होने की वजह से तरजीह नहीं दे रही। मुझे नहीं पता उसके जहन में मेरा खाका कैसा होगा, क्योंकि तुम जानती हो समरा उसे फ़ोन करती थी और मेरा नाम लेती थी। उसने घर बता दिया था, वहाँ भी मेरा नाम आया होगा। मैं चाहती हूँ समरा की शादी उससे ना हो। मुझे नहीं पता मैं दुनिया की नज़र में कितनी बुरी हूँ नौशी, मगर मुझे इतना पता है जितना मैं असद के बच्चों के साथ मुखलिस हूँ, उतना कोई और नहीं होगा। जितनी मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ इतना कोई नहीं करता। मैं उन 2 बच्चों के खातिर शादी करना चाहती हूँ, जिनकी माँ मर गई है, जिनको अब कभी भी अपनी सगी माँ नहीं मिलेगी। कोई कितना भी कर ले नौशी, माँ का बदला नहीं हो सकता, मगर मैं उनकी माँ बन सकती हूँ, सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ। समरा असद को अपना बनाएगी, उसे बच्चों से दूर कर देगी। मर्द की फितरत ऐसी होती है नौशी कि उसे मोहब्बत में पिघलाकर जिधर चाहे मोड़ लो, वो उसी का रहता है जो उसके करीब हो, जहाँ से उसे रोज़ मोहब्बत का पानी मिले। अलीशा मर चुकी है, आज नहीं तो कल समरा के साथ वो सब भूल जाएगा और समरा उन बच्चों को करीब भी भटकने नहीं देगी। उसके प्लान बहुत दूर के हैं और ये भी हो सकता है कि वो समरा ना हो, कोई और भी तो
हो असद अलीशा को चाहता था, उसके अंदर अभी भी अलीशा हो। कहीं भी कोई ऊंच नीच हो तो एक बार फिर जिंदगी बर्बाद होगी। सामने चांदनी हुई तो मुझे उम्मीद है वो हर मंजिल आसानी से तय कर लेगा। चांदनी को इससे मतलब नहीं होगा कि वो अलीशा को याद करता है या उसकी यादों में रातें गुजारता है। वो चांदनी को अहमियत नहीं देता और इन बच्चों को चांदनी से ज़्यादा प्यार कोई दे नहीं पाएगा। मैं दुनिया को समझती हूँ। आज मुझ पर यह वक्त आ ही गया था तो मैं पीछे नहीं हो जाऊं। मेरी वजह से 3 लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी तो मेरा क्या जाएगा। रफ़त को तो बहुत से मिल जाएंगी नौशी, मगर उन बच्चों को कोई और मिले ज़रूरी तो नहीं। माँ जैसा प्यार भी मिले। असद को चाहने जैसे दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। वो बोली थी तो बोलती चली गई थी। ओहो तो क्या यार, तुम इस खेल में अपनी ज़िंदगी लगा दोगी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो नौशी। ये खेल नहीं है, ये नेकी है। मैं तुम लोगों को नेकी का सबक देती हूँ तो बस अल्फाज होते हैं। अल्फाज से ज़्यादा असर अमल रखता है। मैं नहीं चाहती मेरी करनी और कथनी में फ़र्क हो। मैं जो लिखती हूँ नौशी, मैं 100% वही चाहनी हूँ। मैं उनमें से नहीं जिनके अल्फाज और काम अलग होते हैं। मैं चाहती हूँ लोग मुझे पढ़ते हैं तो जब मुझे देखें तो मुझ में मेरे काम और अल्फाज की साफ झलक हो। जो मुझे पढ़ते नहीं उनके लिए मेरा काम सही राह दिखाए। यार तुम बहुत अजीब लड़की हो। या तो तुम में दिल और जज्बात नहीं है या फिर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं। असद जो कब से खड़ा था गुमसुम सा अंदर की तरफ बढ़ गया। दिल राजी नहीं था तो दिमाग राजी हो गया। सो खामोशी से चांदनी को दुल्हन बनाकर ले गया। जैसे उसने कहा था वो वैसे ही निकली थी। उसकी करनी कथनी एक जैसी थी। वो अपनी बात की पक्की थी। वो जॉब पर जाता तो 2-2 माह घर आना भूल जाता, जबकि उसकी ड्यूटी ज़्यादा दूर नहीं थी। मगर उसका हर काम, उसके बच्चों के, माँ बाप के सब काम चांदनी यूं करती थी कि समझ ना आता था कि वो इंसान है या जिन। बच्चे उससे बहुत अटैच हो गए थे। फिर उसने साबित कर दिया था सगी माँ बनकर, सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार और चाहत देकर। वो फिर भी वैसे ही हंसती खिलखिलाती अपने आप में। फिर असद ने देखा था, आजमा कर उसे हर तरह से, उससे बातचीत ना करके, इग्नोर करके, डांट के, मगर वो भी चांदनी थी अपने कामों में बिजी। अब असद का दिल चाहने लगा था वो उससे शिकायत करे, लड़े, अपना हक मांगे। उसकी डांट पर एक तो जवाब दे कि वो बिना वजह डांटता है, मगर वो भी अपने नाम की एक थी, सच कहा था। नौशी ने उसका बहुत बड़ा दिल है। असद इस खेल से थकने लगा था, मगर पहल करना उसकी ईगो के खिलाफ था। आज घर में फंक्शन था। आज मजहर साहब का दूसरा बेटा भी अफसर बन गया था। उसके साथ साथ मजहर साहब ने बड़ी खुशदिली से चांदनी को असद की बीवी, अपनी बहू के तौर पर सबसे मिलवाया था। असद वहाँ से गायब था कि एक गांव की लड़की उसके एजुकेटेड दोस्तों और उनकी एजुकेटेड बीवियों के सामने अजीब लगेगी। सबसे पहले हाथ मिलाने वाली मिसेस जुबैर थी, फिर बाकी सब भी मिले थे, इसलिए वो उनके पास ही थी। थोड़ी देर बाद असद भी आ गया था। क्या करती है चांदनी दुर्रानी? मिसेस अली ने सवाल किया था। करने को तो घर के काम वगैरह करती हूँ, लेकिन आपने कुछ करवाना हो तो दे दे, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। वाओ, मतलब आप हरफन मौला हैं। सुबैर साहब ने भी हिस्सा लिया था। जी कह सकते हैं, वो बोली थी। कोई जॉब वगैरह नहीं करती आप? मतलब खाली टाइम कैसे गुजारती हैं? हाउसवाइफ होना फुल टाइम जॉब है। 2 बच्चे हैं, इनके होते हुए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं, और खाली वक्त मुझे कम ही मिलता है। जो मिलता है उसे मैं अपने हिसाब में गुजारती हूँ। हैदर साहब जो अभी आकर खड़े हुए थे, चांदनी की बातों के खासे मज़े ले रहे थे। लगता है असद आपकी मिसेस लिटरेचर से काफ़ी लगाव रखती हैं। काफ़ी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। सब धीरे से मुस्कुरा दिए। आपकी एजुकेशन मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है चांदनी जी? अब के बार मिसेस हैदर ने सवाल किया था। एजुकेशन में क्या रखा है मैम? असल एजुकेशन तो आपकी सोच है। सारी पढ़ाई सीखने में शुरू होती है। जिसके पास ये हुनर है वो डिग्रियों के बिना भी पढ़ा लिखा है, और जिसकी सोच भी अच्छी नहीं वो पढ़ लिख कर भी जाहिल है। मतलब आपके पास डिग्री नहीं है? मिसेस हैदर ने उसकी बात पकड़ी थी। ओहो मिस रिहाना, क्या बात शुरू कर दी? अली बता रहे थे चांदनी का ताल्लुक गांव से है और गांव के लोग ज़्यादा तालीम के खिलाफ होते हैं। हो सकता है कोई मजबूरी हो, वरना चांदनी का अंदाज खासा बेहतर और सुलझा हुआ है। मिसेस अली की बीवी ने टोका था। हिना, आप सवाल करने दें, नो प्रॉब्लम। और जहाँ तक गांव के लोगों की बात है तो गांव के लोग शहर के लोगों से ज़्यादा अलग और समझदार होते हैं। और रही बात डिग्री की तो अल्लाह का शुक्र है,
मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा ही डिग्रियां होंगी। मैं हूँ तो गांव की, मगर मैंने एमएस कर रखा है साइकोलॉजी में, एलएलबी किया है लॉ में, एमफिल भी किया है और पीएचडी का ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है। इसके साथ साथ एडवोकेट चांदनी दुर्रानी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में कॉलम लिखती हूँ, शायरी मेरा शौक है। ये सब बताते हुए भी उसके लहजे में फ़क्र नहीं था, जबकि उसकी मालूमात पर वहाँ बैठे लोग असद समेत सब स्प्रिंग की तरह उछले थे। इतनी छोटी सी होकर इतना कुछ। जुबैर साहब हैरान थे। बस अपने शौक की बात है। ओहो, पिछले दिनों इतनी करप्शन पर जो कॉलम लिखने का मुकाबला था वो जीतने वाली आप ही थी, एडवोकेट चांदनी दुर्रानी, है ना? हैदर साहब ने तस्दीक चाही। जी बिल्कुल, मेरा ही कॉलम था, वो बिल्कुल मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। वो हल्का सा मुस्कुराई। ओहो, आपने तो बड़ी जगहों में पंगा बना लिया है। अभी पिछले दिनों बड़ा चर्चा था मैगज़ीन में गरीबों के हक में आवाज़ उठाने का। वो आवाज़ भी आपने ही उठाई है, मगर आपने जिस तरह लिखा है साफ पता चल रहा था कि आपका इशारा किसकी तरफ है। आखिर ये आपने लिखा था। सब समझ रहे हैं मैं किसके लिए कह रही हूँ और किसके खिलाफ कह रही हूँ। ये ज़िंदगी मौत की जंग है और आप औरत हैं। मैं कहूँगा आप रास्ता बदल लें। ज़ुबैर साहब ने भी हिस्सा लिया था। रास्ता बदलना होता या मुझे डरना होता तो मैंने इस रास्ते पर पाँव ही नहीं रखना था। अब तो मैं सिर्फ मैगज़ीन में ही लिखती हूँ। जब मैं कॉलेज में लिखती थी तब भी मैं न गरीबों के लिए लिखा था, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई थी। तब किसी ने मेरी शिकायत कर दी थी। आगे तब भी मुझे धमकी दी गई थी बाहर आने के लिए, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं बोलती रहूँगी और मैं उन लोगों के लिए जो हो सका वो सब करूँगी। कब से चुप बैठा असद जो सर झुकाए बैठा था, उस लम्हे उसका सर फ़क्र से ऊंचा था और वो सब कुछ देर पहले तंजियाँ बातें कर रहे थे। उस वक्त उनकी ज़बानें बंद हो गई थी। एक्सक्यूज़ मी, चांदनी कहती हुई उठकर जा चुकी थी। छत के पीछे असद को अपनी किस्मत पर प्यार आ रहा था और वह फ़क्र से सर उठाए मुस्कुरा रहा था। आज दिल से सारे मलाल धुल गए थे। असद काफ़ी देर से कमरे में लेटा था। वो वेट कर रहा था चांदनी का, मगर उसका कहीं नामो निशान न था। वो रोज़ इतनी ही लेट होती थी, या आज असद को फील हो रहा था। उसने घड़ी पे नज़र दौड़ाई तो 10:30 बज गए थे। तभी वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई, मगर सामने असद तकिए से टेक लगाए लेटा था। वो खामोशी से आगे बढ़ी, वॉशरूम में गई, चेंज करके आई और अपनी जगह पर आकर लेट गई। असद नज़र घुमाकर मोहब्बतों से उसे देखने लगा था। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतना कुछ करती हो। मैं जो भी करती हूँ अपने रब की रज़ा और अपने दिल के सुकून के लिए करती हूँ, दुनिया के सामने शौफ के लिए नहीं। दुनिया जो भी समझती है मैंने कभी परवाह नहीं की। वो सीरियस लहजे में बोली थी। मगर ये सड़क पर रात गुजारने वालों के पीछे हाथ तुम्हारा है तो तुम खुद को सामने लाओ। यूँ छुपकर वार बुजदिल करती हैं। मेरा सामना ना आना सिर्फ फैमिली की वजह से था, क्योंकि मैं गांव की हूँ। मेरा ख़ानदान इसको कबूल नहीं करता। इससे उनको परेशानी होती। मैं उनको परेशानी से बचाने और मामला घर तक जाने से रोकने के लिए सामने नहीं आई। उसने ना चाहते हुए भी सफाई दी। ओहो, मगर अब कोई मसला नहीं है, तुम खुलकर जंग लड़ सकती हो। मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हूँ। असद ने रुककर अपनी बात कही थी। असद की बात पर वो उठकर बैठ गई थी। मैंने सामने से आवाज़ उठाई तो नाम भी आएगा, और आप तो हैं भी आर्मी वाले, तो उनका सीधा निशाना पहले आप होंगे। और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं। वो बोलते बोलते चुप हुई थी। क्या मैं? बोलो आगे भी। असद ने मुस्कुराहट होंठों तले छुपाई थी। मैं जी नहीं पाऊंगी। वो भी दूर टोक बोली थी। क्यों? वो भी मज़ा ले रहा था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी हो आप, मेरी उम्मीद हो आप। तो फिर यकीन रखो उम्मीद अभी बाकी है। वो धीरे से मुस्कुराया था। बहुत दिन हो गए मुझे भी उन बेघरों को देखते। उनसे जीने का हक तक छीन लिया गया है। मैं उस पर काम करने वाला था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाकर सर के नीचे किए लेटे बोला था। थैंक्स अ लॉट। वो यूँ खुश हुई थी जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। असद ने देखा, इतनी खुशी उसे असद के रवैया बदलने से नहीं हुई थी जितनी उसे अपने साथ काम करने की इजाज़त मिलने पर हुई थी। पहले वो लिख कर लड़ रही थी जंग, अब वो डायरेक्ट उन बेघरों तक आ गई थी। वहाँ के डरे सहमे लोगों को जीने की उम्मीद दी, आज़ादी का परवाना थमाया था। सालिम देव की कैद से आज़ादी की जंग का हौसला दिया था। वहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए राज़ी किया था।
ये उसकी लगन और कोशिश ही थी जो हालात बदलने लगे थे। जैसे ही वो बस्ती से निकली थी, रास्ते में उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। रास्ता चलने वाले इकट्ठे हो गए थे। उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। उसका वही अंजाम शायद होने वाला था जो हक का साथ देने वालों का होता है, जो आज़ादी से सांस लेने का हक मांगने वालों का होता है। सुबह से शाम तक और फिर शाम से अगले सुबह तक बेहोश रहने के बाद उसे होश आ गया था। उसे नई जिंदगी मिल गई थी। 4 गोलियां लगने के बावजूद सांस वापस लौट आई थी। शायद उम्मीद अभी कुछ बाकी थी। असद दुआ के लिए सजदे में गिर गया था। अभी तो उसने खुलकर उससे माफ़ी भी नहीं मांगी थी। अभी तो चाहत की उम्मीद नहीं दी थी। अभी तो उससे ढेरों बातें करनी थी। उसके साहस को सलाम करना था और एक बार फिर वो बाजी मार ले गई थी। सबकी दुआएं रंग लाई थी और वो ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी। असद को ज़िंदगी मिल गई थी। अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया था। आज उसके साथी उसे सलाम कर रहे थे। सुबह चाय पीते जैसे एक बार उठाया था, नज़र एक नज़्म पर पड़ी थी। नज़्म के नीचे बड़ी शान से नाम जगमगा रहा था, मगर आज एडवोकेट चांदनी दुर्रानी की जगह चांदनी असद आबदीन लिखा था। असद के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी दिली तमन्ना वाली दुआ कबूल हो गई थी। अगर आपको हमारी ये मोहब्बत भरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा साथ हमें और खूबसूरत कहानियाँ लिखने का हौसला देगा।